हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमको एजुकेशन। मैं शिवानी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने हिस्ट्री की सीरीज़ के साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट बायोग्राफीज़ है हिस्ट्री में उनको भी कवर कर रहे हैं। आज उन्हीं एक बायोग्राफी में से हम बात करने जा रहे हैं कनिष्क द ग्रेट की। हम सभी को पता है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक हिंदू शासक रह चुके हैं। इनकी डायनेस्टी कुषाण डायनेस्टी थी और कुषाण डायनेस्टी के ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे जिन्हें हम कनिष्क द ग्रेट के नाम से जानते हैं। कनिष्क के बारे में सिर्फ ना केवल कि इन्होंने किस तरह से जो अपना एम्पायर था उसको एक्सपेंड किया, बल्कि ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। इन्हें अशोक द्वितीय भी कहा जाता है क्योंकि जिस तरह से अशोक सिर्फ ना केवल अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने पर ध्यान देते हैं, बल्कि साथ में वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इंटरनेशनली उसको प्रमोट भी करते हैं। यहाँ तक कि जब उनकी अपने जो खुद का बेटा होता है और बेटी होती है उसको भी वो एज अ मिशनरी बना के वो उनको दूसरी जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर भेजते हैं। तो सेम यही काम जो कनिष्क है वो भी करेंगे। इस लेक्चर में हम बेसिकली कुषाण एम्पायर से ज़्यादा जो कनिष्क का जो वर्क है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। इंपॉर्टेंट है लेक्चर बहुत ज़्यादा, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कनिष्क द ग्रेट। सो कनिष्क वॉज अ किंग ऑफ द कुषाण एम्पायर इन द साउथ एशिया। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो कनिष्क थे पूरा का पूरा जो कुषाण एम्पायर था उनका, उसमें कुछ साउथ एशिया वाला जो पार्ट है वो भी आता था। उन्होंने वहाँ तक भी जो बौद्ध धर्म है उसको फैलाया है। वो बहुत ज़्यादा फेमस थे अपनी मिलिट्री और पॉलिटिकल और जो स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स थे उसके लिए। मिलिट्री वाइज भी स्ट्रॉन्ग थे, पॉलिटिकल वाइज भी, और साथ में अपनी स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स के लिए भी। एंड अलॉन्ग विद अशोका एंड हर्षवर्धन इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट किंग बाय द बुद्धिस्ट। तो जिस तरह से बौद्ध धर्म में या बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा अशोक और हर्षवर्धन को जो रिस्पेक्ट दी जाती है, जितना महान राजा उनको बताया जाता है, सेम वैसे ही कनिष्क को भी वही रिस्पेक्ट दी जाती है। He had a vast empire. It extended from Oxus in the east to the Varanasi in the west. तो पूरी ईस्ट से लेके जो वेस्ट में जितना भी जो पार्ट था वो इनके एम्पायर से जुड़ चुका था। ऊपर नॉर्थ कश्मीर से लेके नीचे गुजरात तक इंक्लूडिंग मालवा, वो सब जो कनिष्क का जो एम्पायर था उसी के अंडर आता था। इस मैप में आप देख सकते हैं किस तरह से जो कुषाण का जो पूरा एरिया था, यहाँ से ये पूरा ये इतना देखने की कोशिश कीजिएगा आप। तो ये जितना भी जो एरिया ये पूरा कुषाण एम्पायर था। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया कुषाण के अंदर आ चुका था। ठीक है, तो अब एक एक करके हम सब चीज़ें जानेंगे कि यहाँ पर ये कैसे आए, असल में जिनको ओरिजिन था वो कैसा था। ठीक है ना, कहाँ से थे बेसिकली ये लोग, लेकिन भारत में आकर इन्होंने इतना जो पूरा एरिया है वो पूरा किसके अंदर आता था, कुषाण एम्पायर के अंदर आता था। The date of his accession to the throne is not certain, but it is believed to be 78 AD। तो देखिए ऐसा बिलीव किया जाता है कि 78 AD में ये थ्रोन पर बैठ गए थे, लेकिन पूरी तरह से जो एग्जैक्ट डेट थी वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि उस समय जो हिस्टोरिकल जो लिखने वाले जो होते थे वो इतनी ज़्यादा एग्जैक्ट डेट के साथ जो इन्फॉर्मेशन है उसको नहीं लिखते थे। ठीक है, और इतने सारे वर्जन भी नहीं होते थे, जैसे कि आजकल सब चीज़ें बहुत ही टाइम के साथ ऑटोमेटिकली आपको सब चीज़ें फील हो जाती हैं, तो उस समय नहीं थी सब। दिस ईयर मार्क द बिगनिंग ऑफ एन एरा विच इज़ नॉन एज द शाका एरा। तो ये 78 AD आपको पता ही है, ये बिगनिंग मानी जाती है शाका एरा की। तो इसी में कहा जाता है कि इसी टाइम पर जो कनिष्क थे वो थ्रोन पर बैठ गए थे, लेकिन कुछ बाद में कुछ और एस्टीमेट लगाए जाते हैं जिससे पता चलता है कि जो कनिष्क हैं वो असल में 127 CE में उन्होंने जो थ्रोन है उसको मतलब उस पर वो बैठे थे। ठीक है, अंडर द रेन ऑफ कनिष्क कुषाण डायनेस्टी रीच द ज़ेनिथ ऑफ इट्स पावर एंड बिकम द माइटी एम्पायर इन द वर्ल्ड। तो देखिए कुषाण डायनेस्टी पहले भी अच्छा कर रही थी, ठीक है, लेकिन जितना अच्छा वो कनिष्क के टाइम पे करती है, जितनी ज़्यादा जो पावरफुल वो कनिष्क के टाइम पे होती है पूरे वर्ल्ड में, मतलब उस समय इनकी एम्पायर के जितनी दूसरी और कोई एम्पायर हम कह सकते हैं कि पावरफुल नहीं थी, जितनी कुषाण के टाइम में कनिष्क ने उसको पावरफुल बना दिया था। ठीक है, कनिष्क वॉज टॉलरेंट टूवर्ड्स ऑल द रिलीजन। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ बौद्ध धर्म को मानते थे तो सिर्फ बौद्ध धर्म को ये ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे या किसी पे उस चीज़ को थोप रहे थे कि नहीं आपको भी वही मानना है अपने राज्य में, नहीं, बल्कि ये खुद भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे और बाकी जितने भी जो रिलीजन थे उनको भी ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, सबके लिए बहुत ज़्यादा टॉलरेंट थे ये। ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज एसोसिएशन विद द बुद्धिस्ट। तो खासकर जो जाने जाते हैं अपनी एसोसिएशन के लिए जिस तरह से ये बौद्ध धर्म से जुड़े। He himself was a Buddhist convert and convened the fourth Buddhist council। जैसे कि मैंने आपको जब मैंने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि 4 इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो जो एक काउंसिल थी वो कनिष्क के टाइम पे ही हुई थी, जैसे कि मैंने बताया आपको अजात शत्रु के टाइम पे हुई थी, अशोक के टाइम पे हुई थी, फिर एक काल अशोक के टाइम पे हुई थी। उसके बाद जो फोर्थ होती है वो कनिष्क के टाइम पर होती है। कनिष्क ने खुद को अपने आप को बौद्ध धर्म में बदल लिया था और अपने ही टाइम पर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी कश्मीर में।
और ये जो कश्मीर में जो काउंसिल हुई थी, यहीं से स्टार्ट होता है महायान कल्ट ऑफ बुद्धिज्म। जैसे कि आपको पता है कि जो बौद्ध धर्म है आगे चल के वो भी दो सेक्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है महायान, जिसे हम ग्रेटर विकल्प बोलते हैं, एक होता है हीनयान, ठीक है ना, जिसे हम लेसर विकल्प बोलते हैं। महायान के लोग जो ज़्यादातर होते हैं वो आइडल वर्शिप में बिलीव करते हैं, लेकिन हीनयान के जो लोग होते हैं वो आइडल वर्शिप में, मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते हैं। तो यहाँ जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, यहीं पर ही कहीं ना कहीं जो महायान जो कल्ट है उसकी बिगनिंग होती है कनिष्क के टाइम पर। अब आगे देखते हैं। ही सेंड मिशनरीज टू वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू बुद्धिस्ट। तो ये अपने जो मिशनरीज होते हैं, बुद्धिस्ट मिशनरीज होते हैं, उनको दुनिया की अलग अलग जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर भेजते हैं, जिससे कि जो ये बौद्ध धर्म है उसको ये ज़्यादा से ज़्यादा फैला सके, लोगों को जो बौद्ध की जो टीचिंग है उनसे प्रेरित करा सके, उनको समझा सके। तो इस तरह से ये पूरा जो आप इस मैप में देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से ये जो बौद्ध धर्म है उसको फैलाते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ से भारत से शुरू होता है। हमें पता है कि जो लॉर्ड बुद्ध थे उनका जो जन्म था वो नेपाल में हुआ था, लेकिन जो उनका इनलाइटमेंट है वो बोध गया में मिला था, और जो उनका पहला सारनाथ था वो पहला जो उनका उपदेश था वो उन्होंने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। तो यहाँ से ये फैलना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे ये अफगानिस्तान से होता हुआ तिब्बत में जाके फिर आगे चल के साउथ कोरिया, जापान, चाइना, सब जगह पर पूरी तरह से फैल जाता है। ठीक है, वेस्ट में भी ये इनको फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा जो बौद्ध धर्म है वो हम कह सकते हैं वो जो लोग हैं इसके इन्फ्लुएंस में इतना नहीं आते हैं जितना कि जो ईस्ट में जो कंट्रीज़ होती हैं वो इसको एक्सेप्ट कर लेती हैं और उसकी टीचिंग को फिर और आगे बढ़ाती हैं। नीचे जितनी भी जो साउथ एशियन ये छोटी छोटी कंट्रीज़ आपको दिखाई दे रही है मैप में, ये सब वही पार्ट है जो जहाँ पर सारा जो बौद्ध धर्म है वो फैल चुका था। यहाँ तक कि अब भी यहाँ के जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं कि वो इसके इन्फ्लुएंस में काफ़ी हद तक आ चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा मानते हैं इनकी टीचिंग्स को। तो वो सब जो काम यहाँ पर हुआ है वो ज़्यादातर या तो अशोक के द्वारा हुआ था या फिर अब जो कनिष्क हैं वो इस काम को करते हैं। He issued many coin during his rule. He coined depict Hindu, Buddhist, Greek, Persian, Sumerian, ठीक है ना। तो इन्होंने अपने टाइम पे बहुत सारे जो कॉइन है वो भी इशू कराते हैं, और उनके कॉइन पे आपको हिंदू, बुद्धिस्ट, ग्रीक, पर्शियन, ऑलमोस्ट सभी गॉड्स की इमेजेस मिलेंगी। तो इससे पता चलता है कि कितने ज़्यादा सेक्युलर रिलीजियस पॉलिसी थी इनके टाइम पर। ये सभी देवी देवताओं को बिल्कुल बराबर मानते थे। भले ही इन्होंने बौद्ध धर्म को ज़्यादा प्रमोट किया, लेकिन ऐसा नहीं था कि इन्होंने बाकी सब धर्मों को दबा दिया, नहीं। ठीक है, तो आपके इनके सिक्कों से पता चलता है कि इनकी जो स्टेट था उसमें बहुत ज़्यादा सेक्युलर रिलीजियस पॉलिसीज़ थी। सभी धर्मों को पूरी बराबर की मान्यता दी गई थी, बराबर की रिस्पेक्ट दी जाती थी। He patronized both गांधार स्कूल ऑफ ग्रेशियो बुद्धिस्ट आर्ट एंड द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, ये गांधार स्कूल आर्ट था उसको भी बहुत ज़्यादा पेट्रोनाइज करते थे, और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को भी। ठीक है, तो जो ये बेसिकली गांधार स्कूल ऑफ आर्ट थी ये इंडियन और जो ग्रीक उन दोनों का मिक्सचर थी। ठीक है, और जो मथुरा स्कूल आर्ट है ये एक हिंदू आर्ट थी। दोनों के अंदर जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है इसमें जो लॉर्ड बुद्ध हैं उनकी मूर्तियों पर ज़्यादा काम किया गया है, उनके स्कल्पचर इमेजेस ज़्यादा बनाई गई हैं, और जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है उसमें जो हिंदू गॉड हैं उनकी थोड़ी ज़्यादा इमेजेस बनाई गई हैं। और बाद में फिर जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर फिर बाद में जो लॉर्ड बुद्ध थे उनकी भी आपको काफ़ी सारी इमेजेस मिलेगी। हम सारी इमेजेस को देखते हैं किस तरह की होती थी। ये आप ऊपर देख रहे हो, ये सारी जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इंडिया का और जो ग्रीक के जो लोग थे दोनों का कल्चर मिक्स था। ठीक है, और नीचे ये है जो ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, यहाँ पर ज़्यादा जो हिंदू देवी देवता थे उनकी इमेजेस ज़्यादा बनती थी, लेकिन बाद में यहाँ पर भी जो लॉर्ड बुद्ध हैं उनकी इमेजेस को बनाया गया। जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है वो बेसिकली काम करता था काल्मनेस पे। ठीक है ना, छोटी छोटी उनकी स्माइल हो गई, ठीक है, उनके हेयर्स हो गए, उनके फेस पे जो एक पीस होता था उस चीज़ को मतलब वो ज़्यादा इंटेंसिफाई करके मैग्नीफाई करके दिखाने की कोशिश करते थे। ठीक है, ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट दोनों में डिफरेंस क्या था वो देख लेते हैं। जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट था वो उसमें क्या था, बेसिकली उसमें बुद्धिस्ट विजुअल आर्ट के बारे में ज़्यादा काम किया गया है। लेकिन अगर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को देखें तो वहाँ पर हिंदू धर्म को और जो जैन धर्म है उसके सब्जेक्ट्स को उसके साथ ज़्यादा डील किया हुआ है। जैसे कि जो हिंदू धर्म की बात करें तो वैष्णव और जो शिव जी की जो मूर्तियाँ होती हैं उन पर ज़्यादा काम किया हुआ है। ठीक है ना, और साथ में जैन धर्म पर भी। लेकिन गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में ज़्यादा जो काम है वो बौद्ध धर्म को लेकर किया गया है। ठीक है, अगर गांधार स्कूल की बात करें तो यहाँ पर जो बुद्ध की इमेज है ये काफ़ी हद तक जो हेलेनिस्टिक फीचर होता है, मतलब जो रोमन एम्पायर में जिस तरह की जो स्कल्पचर वगैरह होते थे उनसे ज़्यादा प्रेरित था ये। और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की बात करें तो यहाँ पर जो बुद्ध की जो इमेज बनती थी ये मॉडल की बनती थी, कि मान लीजिए जैसे पहले ज़माने में जो देवी देवता की इमेजेस होती थी तो सेम ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में लॉर्ड बुद्ध की वैसी ही इमेज बनाने की कोशिश करते थे। गांधार ऑफ स्कूल ऑफ आर्ट में यहाँ पर एक्सप्रेशन पे ज़्यादा काम किया जाता था। गौतम बुद्ध के जो एक्सप्रेशन थे जिससे वो अट्रैक्ट कर सकते हैं दूसरे लोगों को,
उन पर ज़्यादा काम किया जाता था। और वहीं जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट था, वहाँ पर उनका जो आसन होते थे बेसिकली, कि वो किस आसन में बैठे हुए हैं, जैसे कि पद्मासन में बैठे हुए हैं, उनका राइट हैंड कैसे है, उनकी फिंगर्स जॉइंट है या नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ पे ज़्यादा वर्क किया हुआ है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ने। गांधार इमेजेस की बात करें तो उसमें जो उनकी आईज होती थी वो काफ़ी लॉन्ग बनाते थे, ईयर लॉब्स बनाते थे थोड़े जो छोटे होते थे, एक शार्प नोज होती थी, और मतलब उनके जो फीचर्स होते थे उनको बहुत ही बेटर वे में डिफाइन करने की कोशिश करते थे। लेकिन मथुरा ट्रेडिशन में जो बुद्धा की जो इमेजेस हैं उसमें जो उनके ईयर लोब्स हैं उनको लॉन्गर दिखाया गया है, थिकर लिप्स दिखाए गए हैं, वाइडर आइज दिखाई गई हैं और प्रोमिनेंट नोज दिखाई गई है। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में ग्रे सैंडस्टोन का यूज़ होता था या फिर लाइम प्लास्टर का यूज़ होता था इमेजेस बनाने के लिए, और वहीं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में रेड स्टोन का यूज़ होता था, ठीक है। इट वॉज अ फ्यूजन ऑफ ग्रेसियो रोमन एंड द इंडियन स्टाइल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट था उसमें एक मिक्सचर था, ठीक है ना, इंडिया के कल्चर का और ग्रीक के कल्चर का। और जो ग्रीक के लोग थे वो कहीं ना कहीं रोमन कल्चर से भी काफ़ी उनके इन्फ्लुएंस में थे, है ना। तो इसीलिए ये जो मिक्स है एक तरह से ग्रेशियो रोमन और जो इंडियन जो फीचर्स थे सारे मिक्सअप आपको देखने के लिए मिलते हैं गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में। और जो मथुरा वाले थे, ठीक है, ये इंस्पायर्ड थे अर्ली इंडियन बुद्धिस्ट आर्ट से, जो कि भरुच और जो सांची वगैरह में उस समय चलती थी, मतलब पुराने समय में चलती थी, ये उससे ही थे। तो मतलब यहाँ पर आपको मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो जो इंडिया के खुद का जो ओरिजिन था, ठीक है ना, वही देखने के लिए मिलती है। लेकिन यहाँ पर गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में आपको जो बाहर से जो फॉरेन कल्चर था वो थोड़ा यहाँ पर देखने के लिए ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। बाकी जो इमेजेस होती हैं वो लॉर्ड बुद्ध की ही होती हैं, और जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में होता है वहाँ पर हिंदू देवी देवता के साथ बाकी जो लॉर्ड बुद्ध होते हैं उनकी भी इमेजेस पे काम किया जाता है। कुषाण एम्पायर की अगर हम बात करें तो इसको, जैसे कि हम इसको कुषाण बोलते हैं, लेकिन चाइना में इसको शायद कुशांग बोलते थे। और ये 5 बड़ी ग्रेट यूहिंची ट्राइब्स हुआ करती थी, उन्हीं में से जो एक थी वो कुषाण की भी थी, ठीक है। फर्स्ट सेंचुरी सी में क्या होता है, जो कुजूला कटफिसिस होते हैं, जिसे हम कटफिसिस फर्स्ट बोलते हैं, ये क्या करते हैं, जो 5 प्रिंसिपैलिटीज़ होती हैं, ठीक है ना, उनको सबको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कुषाण एम्पायर में। और कन्वर्ट कैसे करते हैं, जो कुषाण को कंसिडर किया जाता था, ये जो यूजी जो ट्राइब थी, ये 5 ब्रांचेस थी इनकी, उनमें से एक कुषाण भी थी। आगे चल के फिर जो कुषाण होते हैं, ये जो कुषाण एम्पायर के जो लोग होते हैं, इसमें जो कजूला कडेफसिस होते हैं, ये इन सबको एक एक करके हरा देते हैं और उन पर डोमिनेंस जैसे ही इनका आ जाता है, ठीक है ना, इनकी जो पावर होती है वो ज़्यादा इनसे ऊपर हो जाती है फिर, तो ये बाकी इन सबको मिला के कुषाण एम्पायर को बना देते हैं। इनको गुशांग भी बोलते हैं, अगर आप चाइनीज सोर्सेज में देखेंगे तो इनको कुषाण को गुशांग भी बोलते हैं, ठीक है। और ऐसा कहा गया है कि ये अपना डोमिनेंस सेट कर लेते हैं, जो यूजी ट्राइब है, जो ये 5 मैंने बताया, इनके ऊपर अपना जो डोमिनेंस है वो एक्वायर कर लेते हैं, और अब जिसका डोमिनेंस है उसी की चलेगी। तो दे मूव्ड ईस्टवर्ड टुवर्ड इंडिया डिफीटिंग द पार्थियन शाकाज इन द फर्स्ट सेंचुरी। और जैसे ही इनका पूरा का पूरा डोमिनेंस आ जाता है यूजी ट्राइब के ऊपर, तो अब ये स्ट्रांग हो जाते हैं और पूरे तैयार हो जाते हैं कहीं आगे और दूसरा एक्सपेडिशन करने के लिए, और ये बढ़ते हैं इंडिया की तरफ, ईस्ट की तरफ, जिसमें सबसे पहले ये पार्थियंस को हराते हैं, क्योंकि इंडिया में आने के लिए जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था वहाँ पर पार्थियंस थे, फिर शाकाज थे। तो एक एक करके ये उनको हराते चलते हैं और इंडिया में अपनी जगह बनाते चलते हैं। कुजूला कडेफसिस की बात करें तो ये 30 से 80 एडी का इनका टाइम था, और जो कुजूला कडेफसिस थे ये फर्स्ट यहूदी चीफ थे। और हम कह सकते हैं कि अगर कुषाण एम्पायर के अगर फाउंडर की बात करते हैं कि कुषाण एम्पायर के फाउंडर कौन थे, तो ये कुजूला कडेफसिस थे, ठीक है। ये अपनी सुप्रीमेसी को सबसे पहले इस्टेब्लिश करते हैं काबुल के अंदर, कंधार के अंदर और फिर अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर अगर आना है तो सबसे पहले इन जगह पर तो आपको अपनी सुप्रीमेसी वहाँ पर इस्टेब्लिश करनी ही पड़ेगी, ठीक है। He was succeeded his son Vima Taktu और सदाक्षना 80 AD to 95 who expanded the empire into the northwest India। अब कुजुला के बाद कौन आते हैं, इन्हीं के बेटे होते हैं वीमा ताकतू, वो आगे आते हैं और अब उस एम्पायर को और ज़्यादा नॉर्थ वेस्ट इंडिया की साइड एक्सपेंड करते हैं, ठीक है ना। अब जानते हैं वीमा कडेफसिस के बारे में, जिनका टाइम है 95 से 127 एडी, ठीक है। तो उस समय के जो इंस्क्रिप्शन है, जैसे कि जो राब तक इंस्क्रिप्शन है अफगानिस्तान में मिलता है हमें, वहाँ से हमें पता चलता है कि ही वॉज द सन ऑफ वीमा ताकतू, ठीक है। कि अभी हमने पढ़ा था कि अभी सबसे पहले किसके बारे में बात करते, जो कुजूला कडेफसिस है उनके बारे में बात करते हैं। कुजूला कडेफसिस के बेटे कौन होते हैं, वीमा ताकतू, और ये वीमा ताकतू के बेटे हैं वीमा कडेफसिस, ठीक है। और फादर होते हैं किसके, कनिष्क के ये।
तो वीमा ताकतु ने ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट काम किया नहीं, तो इसलिए हमने उनके बारे में पढ़ा नहीं। तो वीमा ताकतु के सन के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है वीमा कटफसिस, ठीक है। सो ही हैज़ इशूड अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन। तो सबसे ज़्यादा जो लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन जो हमने बार बार पढ़ते हैं कि कुषाण के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो गोल्ड कॉइन है वो एक प्योर फॉर्म में सबसे ज़्यादा इन्हीं के टाइम पे बनाए गए। तो वीमा कटफसिस का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे ज़्यादा जो गोल्ड कॉइन थे वो अपने टाइम पे इशू कराए। ये शिवा के बहुत बड़े डिवोटी थे, तो मतलब शिव भगवान को मानते थे ये। तो ये पता चलता है क्योंकि इनके समय के जो कॉइन है उस पर हमें जो शिव जी हैं उनकी जो पिक्चर है वो डिपिक्ट मिलती है। अ लार्ज नंबर ऑफ रोमन गोल्ड कॉइन found from this era indicate the prosperity of time at that time and also growing trade with the Romans। इनके टाइम से हमें कुछ रोमन के जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो भी मिलते हैं, जिससे कि पूरी तरह से इंडिकेट होता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस थे ये, तभी तो इनके ट्रेड इतने दूर तक चल रहे हैं। और साथ में इनकी अच्छे रिलेशन भी थे रोमन एम्पायर के साथ में, इसलिए उस समय का जो ट्रेड था काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस था और बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था। तो ये टाइम है वीमा कटफसिस का। अब वीमा कटफसिस के बाद आएंगे इनके बेटे जो है कनिष्क। कुषाण इन्फ्लुएंस की बात करें, सो द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी कुजुला कटफसिस फॉलो द ग्रीक रिलीजियस आइडियाज। तो जो कुजुला कटफसिस थे जिन्हें हम फाउंडर कहते हैं कुषाण डायनेस्टी का, वो काफ़ी ज़्यादा जो ग्रीक और रिलीजियस आइडियाज से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए थे, ठीक है। बाद में चल के वो जब इंडिया में घुसने की कोशिश करते हैं तो उनका कॉन्टेक्ट पार्थियन से भी होता है, इंडो बैक्टीरियन से भी होता है, तो ये उनके कल्चर में भी खुद को ढाल लेते हैं। एंड ऑल्सो फॉलो द ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज्म। तो जैसे ये कहते हैं कि ये केवल सिर्फ यहाँ भारत में अटैक करने के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर बसने के लिए आए थे, और ये इस तरह बसे कि ये यहीं के होकर रह गए, कि ना केवल जो चीज़ें ये अपने साथ लेकर आए इन्होंने उसको भी यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी, बल्कि जो यहाँ का जो कल्चर था इंडिया का, जो भारत का अपना खुद का कल्चर और ट्रेडिशन था, उसको भी इन्होंने पूरी तरह से पूरे दिल से सीखा और उसको आगे बढ़ाया भी। तो उसी तरह से इन्होंने जो हिंदू धर्म था उसको भी यहाँ पर पूरी तरह से जो उनका ट्रेडिशन था उसको अच्छे से सिक्योर करके रखा, और खुद भी ये हिंदू गॉड शिवा के एक बहुत बड़े डिवोटी बने। तो मतलब खुद ये हिंदू देवी देवताओं को मानने लगे। कुषाण इन जनरल वर ऑल्सो अ ग्रेट पेट्रॉन ऑफ बुद्धिज्म। जैसे कि आगे चल के हमें पता चलेगा, जो कुषाण में जो कनिष्क थे वो तो एक बहुत ही बड़े पेट्रॉन होते हैं बुद्धिज्म के, और जो एम्परर होते हैं कनिष्क, जैसे कि हमें पता ही है कि साथ में ना केवल सिर्फ बौद्ध धर्म को जो बल्कि ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म होता है उसको भी ये बहुत ही ज़्यादा संरक्षण देते हैं। तो मतलब इनके टाइम पे ये था कि किसी धर्म को कोई नुकसान नहीं था, सभी धर्म को बराबर की वैल्यू दी गई थी, उनको रिस्पेक्ट दी जा रही थी, किसी को बिल्कुल नहीं रोका जा रहा था कि नहीं कि अब हम हिंदू हैं तो आपको हिंदू धर्म फॉलो करना है, हम बौद्ध को फॉलो कर रहे हैं तो आपको बौद्ध को फॉलो करना है, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि जिसका जो मन है उसको उस चीज़ की आज़ादी थी, पूरा उनको जो रिलीजियस फ्रीडम पूरी तरह से थी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कुषाण बौद्ध धर्म को फैलाने में, यहाँ तक कि सेंट्रल एशिया में भी फैलता है, ये चाइना तक भी फैलाते हैं ये लोग, ठीक है। तो अगर आज बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो मतलब अगर आप इतनी सारी कंट्रीज़ में अगर बौद्ध धर्म आज इतनी अच्छे तरीके से वहाँ पर जाना जाता है तो वो सिर्फ या तो अशोक की वजह से या फिर कुषाण की वजह से। ये उस समय का पूरा एरिया है जिसे हम सिल्क रूट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये पूरा जो रेड वाली लाइन है ये बताती है जो सिल्क रूट था उस समय का, जो ट्रेडिंग के लिए बड़ा चलता था। तो ये पूरा ट्रेड वाला है कि इंडिया के उस समय किस किस से ट्रेड होते थे। तो जो रेड लाइन है ये उस समय का सिल्क रूट है जो आपको बताता है कि जो ये किस तरह से कहाँ से पूरा ट्रेड होता था, ठीक है। ये रूट काफ़ी फेमस था, और इसी रूट के चलते जो बौद्ध धर्म था वो भी फैला, क्योंकि जब लोग ट्रेड करते थे तो लोग आते भी थे यहाँ और यहाँ से जाते भी थे, तो अपने साथ उन टीचिंग्स को लेके भी जाते थे और सीख के भी जाते थे। तो ये सिल्क रूट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो बुद्धिज्म है उसकी टीचिंग्स को फैलाने में। कनिष्क के जियोलॉजी की बात करें, सो द कनिष्क वॉज अ कुषाण और प्रोबेबल यहूजी इथनिटी। तो जैसे कि आपने कहा, जैसे कि जो कनिष्क था वो कहाँ से बिलोंग करते थे, बेसिकली जो युहुंची ट्राइब थी चाइना की, वो वहाँ से बिलोंग करते थे। बहुत से लोगों का मानना है कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे, कुछ कहते हैं कि ये जो आपका चाइना से आए थे, कुछ कहते हैं आपके बंगाल से आए थे। तो मतलब कुछ इनका क्लियर नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा जो एक्सेप्टेबल है वो यही है कि जो युहुंजी ट्राइब थी चाइना की, ये वहाँ से आए थे। जो रात तक इंस्क्रिप्शन है अफगान का, वहाँ पर ग्रीक स्क्रिप्ट में अभी भी इनके बारे में, बैक्टीरियन लैंग्वेज में इनके बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है हमको। The connection of Kanishk with other Kushan ruler is described in the Raptak inscription as Kanishk make the list of a king who ruled up to his time, ठीक है। तो कनिष्क ने पूरी एक लिस्ट बनाई थी कि उनके टाइम पे किस किस किंग ने रूल किया था, तो वो हमें जो राप्तक इंस्क्रिप्शन है अफगानिस्तान का वहाँ से हमें पता चलता है। Kuzula Kadepsis as his great grandfather, Vima Taktu as his grandfather and Vima Kadepsis as his father and himself Kanishk। तो जैसे पता है जो कनिष्क के फादर कौन थे, वीमा कडेप्सिस, और वीमा कडेप्सिस के फादर कौन थे, वीमा ताक्तु, और वीमा ताक्तु के फादर कौन थे, कुजुला कडेप्सिस, ठीक है। तो ये इनकी पूरी फैमिली की फैमिली ट्री है कि किस तरह से एक के बाद इन्होंने सबने रूल किया और सभी अपने आप में बहुत ही एफिशिएंट थे। कनिष्क के एम्पायर की बात करें तो कनिष्क ने जो अपना एम्पायर था कुषाण एम्पायर, उसको दोनों तरीके से एक्सपेंड किया, ठीक है, आउटसाइड भी और इनसाइड भी। मतलब
जो हिंदुस्तान है उसके बाहर भी फैलाया, और जो हिंदुस्तान के, क्योंकि कोई भी राजा उस समय ऐसा नहीं था कि जो पूरे इंडिया को नीचे साउथ तक जा रहा है, ठीक है, तो इन्होंने दोनों तरह से बढ़ाने की कोशिश करी, इंडिया के अंदर रहकर भी और इंडिया के बाहर भी उसको फैलाने की कोशिश करी। जिस टाइम जो कुषाण रूलर में जब थ्रोन को एक्सेप्ट किया था, उस समय सबसे पहले जो उनके पास पार्ट था वो अफगानिस्तान का था, कुछ पार्ट सिंध का था, पंजाब का कुछ पोर्शन था पारथी और बैक्टीरिया का, क्योंकि अभी जस्ट उनकी एंट्री हो रही थी भारत में। तो सबसे पहले जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है, सबसे पहले उनका जो अपने एम्पायर में जो वो इंक्लूड करते हैं वो इन्हीं स्टेट्स को करते हैं, ठीक है। फिर आगे चल के वो भारत में आते हैं, फिर तो वो काफ़ी सालों तक के लिए यहाँ पर अपना जो रूल है वो करते ही हैं। कनिष्क एडेड मेनी टेरिटरीज टू हिज किंगडम बाय हिज कॉन्क्वेस्ट एंड द एनेक्सेशन। आगे चल के जो कनिष्क होते हैं वो बहुत सारे टेरिटरीज को अपने किंगडम में जोड़ते हैं, कुछ लड़ाई झगड़े करके, कुछ कैप्चर करके, ठीक है, तो अपने एम्पायर को काफ़ी बड़ा कर लेते हैं ये। It is obvious that he fought a series of battle during his reign and established his capital at पोरशपुरा, ठीक है। जो कनिष्क होते हैं वो अपने टाइम पे बहुत सारी बैटल लड़ते हैं, जैसे कि हमने अभी बात करी है, ठीक है, और अपनी कैपिटल को कहाँ स्टैब्लिश करते हैं, पेशावर में। पेशावर को पहले जो पुरुषपुरा भी बोलते थे, और जो पुरुषपुरा था उस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका था, ठीक है। कनिष्क और भी जो दूसरे पार्ट होते हैं गैंगेटिक वैली के आसपास, उसको भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं, यहाँ तक कि मगध को भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। He also established his supremacy over other areas of north like ओध, बनारस, श्रावस्ती, गोरखपुर, मथुरा। तो ये सब भी जो एरिया होते हैं सब कनिष्क के ही हो जाते हैं। और कैपिटल कौन सी है, पुरुषपुरा, जो पेशावर है। पेशावर यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर ये बहुत सारा जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री वगैरह उसको बनवा लेते हैं, और ये सिटी कैपिटल इसको बनाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस होती है। जो हमने पढ़ा ना, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि मगध कितनी इंपॉर्टेंट थी। मगध पे नंदा डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, ठीक है ना, हरिंग डायनेस्टी, सबकी कैपिटल हुआ करती थी, और मगध अपने आप में बहुत ज़्यादा हम कहेंगे एक हेल्दी वेल्दी सिटी थी। तो यहाँ पर जो मगध वाली जो पोजीशन थी वो मिल चुकी थी पेशावर को, ठीक है ना, जो पुरुषपुरा को। इतनी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो चुकी थी ये सिटी कनिष्क के टाइम पे। अब बात करते हैं इनके एक्सपेंशन की। कनिष्क फाउट अगेंस्ट सम ऑफ द शाका क्षत्रप हु वर स्टिल रूलिंग ओवर द वेस्टर्न इंडिया। तो जैसे कि जो कनिष्क थे उनकी कुछ लड़ाइयाँ होती हैं, शाका क्षत्रप होते हैं, इनके साथ लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि अभी भी ये लोग जो वेस्टर्न इंडिया है ना, वहाँ पर रूल कर रहे थे, तो इनको हटाते हैं सबसे पहले। वो शाका रूलर होते हैं जो उज्जैनी के, उनको हटा देते हैं, और अपनी जो अथॉरिटी होती है वो मालवा तक आगे तक बढ़ा लेते हैं। आउटसाइड इंडिया कनिष्क फाउट अगेंस्ट एंड डिफीटेड द किंग ऑफ पार्थियंस। और जो कनिष्क होते हैं वो जो पार्थियन किंग्स होते हैं उनको भी हरा देते हैं, और उनकी टेरिटरीज को भी अपने एम्पायर में मिला लेते हैं। He also led as an army across the Pamir to subdue the petty nomad chiefs of खोटन, यारकन, काशगर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो नोमैड चीफ्स होती हैं इनको भी क्या कर देता है, इनको भी ये पूरी तरह से सप्रेस कर देते हैं। और ये जो ट्राइब्स होती है ये किसकी होती है, ये ट्रिब्यूटरीज होती है जो चाइना, मतलब ये चाइना से बिलोंग करती हैं सारी ट्राइब्स। एंड कनिष्क रूल्ड अ वास्ट एम्पायर दैट इंक्लूडेड अफगानिस्तान, बैक्टीरिया, काशगर, खोतान, यारकन एंड कश्मीर। तो ये सारा जो एम्पायर है किसका था, अफगानिस्तान के साथ साथ जो अफगानिस्तान के जो आसपास का जो एरिया था वो भी कुषाण ने सब जीत लिया था, सब अपने एम्पायर में मिला लिया था। सिंध हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है ना, कुछ पोर्शन जो मालवा का था वो भी सब किसके टेरिटोरियल में आना शुरू हुआ था, वो भी सब कुषाण एम्पायर का ही हो गया था, ठीक है। तो ये आप खुद देख सकते हैं कितने बड़े एरिया पे जो कुषाण है वो उस समय रूल कर रहे थे। सपोर्टेड ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, तो इन्होंने बौद्ध धर्म को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। वन ऑफ द किंग कनिष्क फर्स्ट ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिस्ट्री वॉज इज कैंपनिंग ऑफ द महायान बुद्धिस्ट। जैसे कि मैंने कहा जो कनिष्क है वो ज़्यादा फेमस इसलिए भी थे क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा फैलाया। तो इन्होंने जो महायान बुद्धिस्ट था उसको बहुत ज़्यादा फैलाया था। After his conversion to Mahayan Buddhism, Kanishk encouraged the spread of the philosophy throughout his kingdom and Silk Road became a major vector of the belief system. तो जैसे कि मैंने कहा जो कनिष्क होते हैं आगे चल के वो खुद को भी बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और वो महायान बुद्धिज्म में कन्वर्ट होते हैं। और अब उनको क्या लगता है कि अब उनको इसको जो बौद्ध धर्म है उसको दूसरे देशों तक फैलाना है, और वो अपनी किंगडम के थ्रू, अपनी फिलॉसफी के थ्रू, जो अपनी किंगडम की जो फिलॉसफी थी उसके थ्रू वो क्या करते हैं, सिल्क रूट का एक पूरी तरह से वो उसका फ़ायदा उठा के, ठीक है ना, फ़ायदा नॉट इन द कि ये नहीं कहेंगे कि हम एक कि कोई गलत वे में उठाया था, कि मतलब ये था कि उस सिल्क रूट से जो ट्रेड होता था या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो भी चलता था उस सिल्क रोड ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है जो बौद्ध धर्म है उसको फैलाने में, ठीक है। Mahayan Buddhism aroused sometime in the 1st century CE in India and has its root in the origin of Indian Buddhism। तो ये महायान है, ये 1st century के आसपास ही इंडिया में इमर्ज हुआ था, उसके बाद फिर ये काफ़ी आगे तक फिर ये इंडिया में रहता है। The scriptures और सूत्रास ऑफ द बिलीफ सिस्टम वर रिटन सेंचुरीज आफ्टर द डेथ ऑफ द गौतम बुद्ध हु डाइड इन 5th century BCE, ठीक है। तो गौतम बुद्ध की डेथ के काफ़ी सालों बाद, मतलब काफ़ी टाइम बाद जो ये महायान बुद्धिज्म में ये आया था, क्योंकि देखिए शुरू में कोई भी धर्म है वो एक ही होता है, बिल्कुल कुछ भी एक धर्म बना, लेकिन बाद में क्या होता है उसके अंदर भी लोगों की जो फिलॉसफी होती है ना, जो थिंकिंग होती है उनकी, वो सब चेंज होने लग जाती है, और जैसे ही वो चेंज होती है लोगों में फूट पड़ जाती है और वो एक धर्म के दो अलग सेक्ट हो जाते हैं। तो सेम यहीं पर ही होता है, चाहे आप किसी भी धर्म को देख लो, आप हिंदू धर्म को देखोगे वहाँ पर भी क्या है, हिंदू धर्म में क्या है, 4 अलग अलग वहाँ पर भी जातियाँ बना दी, बहुत सारी जातियाँ, ठीक है ना। वो सुनने में सिर्फ एक लगता है लेकिन अगर आप उसके अंदर जाओगे तो आपको इतनी सारी जातियाँ मिल जाएंगी
सेम वैसा ही मुस्लिम में है, वहाँ पर आपको सिया और सुन्नी मिल जाएंगे। बौद्ध धर्म में भी यही हुआ, आगे चल के उसमें भी फूट पड़ गई, वहाँ पर भी आपको हीनयान और महायान आइडल वर्शिप के जो आइडल वर्शिप थी उसके ऊपर वहाँ पर उनकी जो थिंकिंग्स थी वो मैच नहीं हो रही थी, क्योंकि जो महायान था वो कहता था कि आइडल वर्शिप करनी चाहिए और जो हीनयान था वो कहता था आइडल वर्शिप नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आगे चल के वैसे ही जब गौतम बुद्ध होते हैं उस समय कोई सेक्ट नहीं होता है, लेकिन आगे चल के जो बौद्ध धर्म होता है इसमें भी अपने सेक्ट्स हो जाते हैं, एक महायान और हीनयान। और जो कनिष्क होते हैं वो महायान बौद्ध धर्म के बहुत बड़े प्रचारक होते हैं, वो उसी में अपने आप को कन्वर्ट करते हैं और वो काफ़ी हद तक उसको बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। इस मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरह से जो बौद्ध धर्म है वो इंडिया से निकल के दूसरी जो और कंट्रीज है वहाँ तक जाता है। ये यहाँ से, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो लॉर्ड बुद्ध है उनका जन्म नेपाल में हुआ था, लेकिन उनका जो एनलाइटमेंट था वो बोध गया में हुआ था। और जो उन्होंने अपना उपदेश दिया था वो उन्होंने सारनाथ में दिया था, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। और यहीं से फिर धीरे धीरे जो है वो बौद्ध धर्म फैलता है अफगानिस्तान, फिर तिब्बत से होते हुए चाइना तक जाता है, फिर कोरिया, जापान, ठीक है ना, और नीचे की जितनी भी साउथ एशियन कंट्री होती हैं, साउथ ईस्ट एशियन, यहाँ पर सब जगह क्या फैल चुका था, बौद्ध धर्म फैल चुका था। ठीक है, तो इतने अच्छे से ये इसको बौद्ध धर्म को फैला देते हैं। जो काम पहले अशोक कर रहे थे वो काम अब कनिष्क कर रहे हैं, इसीलिए कनिष्क को अशोक सेकंड भी कहा जाता है, क्योंकि बिल्कुल ये सेम अपनी जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, और बौद्ध धर्म को लेके जिस तरह से ये बौद्ध धर्म को स्प्रेड करते हैं वो सारा काम बहुत ज़्यादा मिलता है अशोक से, तो इसीलिए इनको अशोक सेकंड भी कहा जाता है। किंग कनिष्क फर्स्ट होस्टेड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर। तो जैसे कि मैंने कहा, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है वो कश्मीर में होती है और कनिष्क के टाइम पे ही होती है। इस टाइम पे देखिए क्या होता है, ड्यूरिंग द काउंसिल बुद्धिस्ट मॉन्क एंड स्कॉलर साउट टू रिकनसाइल द वेरियस बुद्धिस्ट ट्रेडिशन प्रेजेंट अ मोर यूनिफाइड एंड कंसिस्टेंट बुद्धिस्ट नैरेटिव। ठीक है, तो इस टाइम पे जो काफ़ी सारे जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग सब चीज़ों को यूनिफाई करने की कोशिश की जाती है। महायान को इसी टाइम पे काफ़ी स्ट्रांगली प्रमोटेड किया जाता है, क्योंकि उससे पहले ये जो सेक्ट था वो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जो मेन काम होता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट वर्क होता है वो यही होता है कि महायान बुद्धिस्ट को स्ट्रांगली इसको प्रमोट किया जाता है। ठीक है ना, और पूरी कोशिश की जाती है कि बौद्ध धर्म को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, इसकी हिस्ट्री को, इसकी फिलॉसफी को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। बात करें अगर एडमिनिस्ट्रेशन की, तो कुषाण एम्पायर के टाइम में जो कनिष्क थे उन्होंने अपनी जो इतनी बड़ी जो एम्पायर थी उसको छोटे छोटे प्रोविंस में डिवाइड किया हुआ था। ठीक है ना, और हर प्रोविंस के अंदर एक गवर्नर हुआ करता था जिसको बोलते थे क्षत्रप। और जो ये क्षत्रप थे ये बहुत ही उनके जो लॉयल होते थे उन्हीं को रखते थे। ये जो ऑफिसर्स थे इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे ही सिलेक्ट नहीं किया जाता था, बल्कि जो काबिल होता था उसी को रखा जाता था। और सेंट्रल जो अथॉरिटी की जो पावर होती थी वो कनिष्क के हाथ में ही होती थी। ठीक है, जो मेन पावर थी वो कनिष्क के हाथ में ही थी, तो इसीलिए इनको कोई हक नहीं था कि आगे चल के ये जो किंग है या कनिष्क के खिलाफ ये कोई रिवॉल्ट शुरू कर दें। Attention was paid for the maintenance of the law and order in this empire, and if anybody tried to revolt against the authority of the king, he was dealt ruthlessly। ठीक है, पहली बात तो सबको उनकी पावर के बारे में बताया हुआ था कि आपकी पावर कितनी है, लेकिन अगर फिर भी कोई रिवोल्ट करने की कोशिश करेगा, कभी किसी का मन हो गया आगे चल के, तो पूरी तरह से उसको सप्रेस कर दिया जाता था और बहुत ही बुरी तरीके से उसके साथ फिर डील किया जाता था। जो पुरुषपुरा था पेशावर में, वो कैपिटल सिटी होती थी इनकी और बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी थी ये। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे जो मोनास्ट्रीज थी, जो मठ वगैरह हैं, उनको बनवाया गया था। इट वॉज एडॉर्न विद नोबल एडिफाइस एंड लॉफ्टी पब्लिक बिल्डिंग मॉन्यूमेंट एंड बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। ठीक है, तो जो नॉबल्स के रहने की जो जगह थी वो यहाँ पर हुआ करती थी। बहुत ही अच्छी पब्लिक बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स को बनवाया गया था। बहुत सारे जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैं, मठ वगैरह हैं बौद्ध धर्म वालों के लिए, उनकी जो मोनास्ट्री को वहाँ पर बनवाया था। तो इसीलिए जो पेशावर थी वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी बन चुकी थी उस टाइम पे, एक पॉलिटिकल सेंटर बन चुका था जिस पर मिलिट्री का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड होता था, और बौद्ध धर्म के लिए भी एक बहुत ज़्यादा पवित्र स्थल बन चुका था ये। ठीक है, तो अब पुरुषपुरा को वही स्टेटस मिला था जो कि एशियन टाइम में पाटलिपुत्र को या जो मगध है, ठीक है ना, उनको मिला हुआ था। तो इतनी इंपॉर्टेंट हो चुका था पेशावर, जिसे पुरुषपुरा बोलते थे उस समय। Kanishk as a patron of culture, so through of foreign origin, कुषाण become Indianized all too soon। ठीक है, तो देखिए वो भले ही फॉरेन ओरिजिन के थे, वो बाहर से आए थे भले ही, लेकिन कुषाण अपने आप को उन्होंने पूरी तरह से इंडियनाइज कर लिया था। जैसे कि मैंने कहा, वो भले ही बाहर से आए थे, लेकिन उनका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि यहाँ से कोई लूट कुछ कर लेकर जाना है या यहाँ के लोगों को परेशान करना है, नहीं, बल्कि ऐसा कहें हम कि वो यहाँ पर आए थे और बिल्कुल यहीं के होकर रह गए। ठीक है, अपने साथ जो भी चीज़ें थी उनकी, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन, उन्होंने उसको भी आगे बढ़ाया, और जो यहाँ का जो ट्रेडिशन था, कल्चर था, उसको भी पूरी तरह से बिल्कुल उसको अच्छे से सीखा। ठीक है ना, उन सब चीज़ों को माना भी, उसमें बिलीव किया और उसको बिल्कुल अपनाया। ठीक है, तो पूरी तरह से ये इंडियनाइज हो चुके थे।
जो कनिष्क थे एक बहुत बड़े ग्रेट पैट्रन थे वो इंडिया के कल्चर को लेके, ठीक है। नॉट ओनली डैट ही इनकरेज कल्चर बट ऑल्सो ही बिकम अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लिबरल स्पिरिट ऑफ द इंडियन कल्चर। तो सिर्फ ना केवल उस इंडियन कल्चर को एनकरेज किया बल्कि उसके ट्रू रिप्रेजेंटेटिव भी बने, ठीक है। That is why through Kanishk become the ardent Buddhist, he respected other religions as well as the Hindu god goddess। वो खुद भले ही उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बुद्धिस्ट में वो कन्वर्ट हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दूसरे जो रिलीजन थे उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, चाहे उसमें हिंदू देवी देवता हैं या बाकी कोई और धर्म है, ठीक है। तो सबको ही इनका जो टाइम था, सब कल्चर को, सब रिलीजन को पूरी बराबर की रिस्पेक्ट दी जाती थी। In northwestern region of India, known as the Gandhar, a new school of art soon came to be developed, famous as the Gandhar School of Art। तो इन्हीं के टाइम पे जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट थी, जिसका जो ओरिजिन है वो आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया से माना जाता है, और इसे इंडो ग्रीक आर्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये एक मिक्स कल्चर है। ग्रीक और इंडिया की जो आर्ट है दोनों का एक मिक्स कल्चर देखा गया है, मिक्स्ड आर्ट है, तो इसीलिए इसको इंडो ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है। और ये गांधार में बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई थी, तो इसलिए इसको नाम मिला गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। तो ये कनिष्क के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखा गया इसके अंदर। दूसरा था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। ये इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस चल रहा था उस समय, ठीक है ना, लोगों पे इसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का। तो मथुरा वॉज अ नोटेबल सेंटर ऑफ आर्ट विच फंक्शन लाइक अ वर्कशॉप फॉर द प्रोडक्शन ऑफ काउंटलेस इमेजेस ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वास। तो मथुरा उस समय एक ऐसा सेंटर ऑफ आर्ट का, हम कह सकते हैं ऐसा हब बन चुका था जहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें बिल्कुल काउंटलेस, कि कोई गिनती ही नहीं है, इतनी ज़्यादा हमें बुद्ध की इमेजेस और जो बोधिसत्वास है उनकी इमेजेस मिलती है, ठीक है ना। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर इतनी ज़्यादा इमेजेस बनी है, इतना ज़्यादा काम हुआ है बौद्ध और उनके बोधिसत्वास के ऊपर कि ये एक बहुत ज़्यादा उस समय एक बहुत बड़ा हब बन चुका था। बुद्धा डिपिक्टेड इन गांधार आर्ट इज शोइंग मेकिंग टाइप्स ऑफ हैंड जेस्चर्स, ठीक है। तो उस समय जब बुद्ध की जो आर्ट है, मतलब सॉरी, जो बुद्ध के बारे में अगर हम कुछ और बात करें तो उनकी जो मुद्राएं हैं वो उस समय बड़ी फेमस हुई, और उसको फेमस करने में जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट था उसका बड़ा काम रहा, क्योंकि उन्होंने उसे अपनी इमेजेस के थ्रू दिखाने की कोशिश करी उनके हैंड जेस्चर वगैरह को, जिसमें एक आता है अभय मुद्रा, ठीक है, दूसरा है ध्यान मुद्रा, फिर है धर्म चक्र मुद्रा और भूमि स्पर्श मुद्रा, ठीक है। तो ये अभय मुद्रा में होता है, इसका मतलब होता है डोंट फियर। ध्यान मुद्रा का मतलब होता है मेडिटेशन, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम ध्यान मुद्रा वाला जो हमारा ये हैंड जेस्चर है वो बनाते हैं, ठीक है ना। और धर्म चक्र मुद्रा का मतलब होता है जो प्रीचिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और भूमि स्पर्श टचिंग द अर्थ, ठीक है ना, कि हम पृथ्वी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू में दिखाने की कोशिश करती हूँ, आपको उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये वो सारे बुद्धा के हैंड जेस्चर हैं, मुद्रास बोलते हैं जिनको हम, जिसमें आपको पहला दिख रहा है ध्यान, ठीक है ना। इसमें क्या होता था, इसमें दोनों जो आपके अंगूठे होते थे उनको टच किया जाता था, और जो नीचे जो 4 फिंगर्स होती है वो दूसरे हाथ की जो 4 फिंगर्स होती है उनके ऊपर इस तरह से ओवरलैप करके रखा जाता था, ठीक है ना। सेंटर ऑफ होम कहेंगे इसे हम, या फिर जो कंटेम्पलेशन है। उसके बाद सेकंड है वितार का, ठीक है ना। इसमें टीचिंग्स के बारे में बताया जाता था, तो ये टीचिंग की मुद्रा थी, ठीक है, जिसमें जो दोनों जो हमारे जो ये फिंगर होती है इसको ये अंगूठे के साथ इसको मिला के इस तरह से पूरी पोजीशन में इस तरह से ऐसे बैठते हैं, तो उसको बोलते हैं टीचिंग वाली जो पोजीशन होती है, ठीक है। धर्म चक्र होता था, इसका मतलब होता है कंटिन्यूस एनर्जी, ठीक है ना। धर्म चक्र से वो बताना चाहते थे कि अब जो लोगों के जो थॉट्स हैं, उनकी जो विचारधारा है उसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आ चुका है, और जो धर्म का जो पहिया है वो घूम चुका है, ठीक है। उसके बाद है फिर नमस्कार, जिसमें दोनों हाथों को जोड़ा जाता था। अभय मुद्रा का मतलब होता है नो फियर, ठीक है। और एक होता है कंपनसेशन, जो आपको ये लास्ट में दिख रहा है, ठीक है। इसमें ये पूरे हाथ को इस तरह से जो फिंगर्स हैं उनको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके रखा जाता था, ठीक है। तो इसका होता है कंपैशन, ठीक है। तो ये कुछ जेस्चर हैं जो उस समय जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट थी वो अपनी इमेजेस के थ्रू लोगों तक पहुँचाना चाहती थी, और जो ये जेस्चर है इनका मतलब समझाना चाहती थी। तो उस समय इस तरह की जो काम है वो भी इमेजेस के थ्रू देखे गए हैं। लिटरेचर की बात करें तो उस समय बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो फेमस वर्क थे, खासकर जो संस्कृत लिटरेचर में थे, उनके साथ डील हुआ है रिलीजियस और नॉन रिलीजियस सब्जेक्ट दोनों के साथ, ठीक है। दोनों ही तरह के लिखे गए हैं, कुछ रिलीजियस वर्क वाले जो टेक्स्ट होते थे उनको भी लिखा गया है, नॉन रिलीजियस वाले सब्जेक्ट पर भी काम किया गया है। जो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट इनके कोर्ट में जो हम कहें कि कोई प्ले राइटर थे तो वो अश्वघोष थे, ठीक है ना। एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, पोइट थे, प्ले राइटर थे, ठीक है। अश्वघोष ने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्क जो कहेंगे हम इनका, वो है बोध चरित्र, ठीक है ना। ये एक तरह से बायोग्राफी है जो बुद्ध हैं उनकी। इसमें बुद्ध की जो लाइफ से रिलेटेड जो भी इंसिडेंट है वो सारे के सारे जो बुद्ध चरित्र है उसमें लिखा हुआ है, और ये लिखा किसने है, ये अश्वघोष ने लिखा है। अश्वघोष वॉज ऑल्सो द ऑथर ऑफ अनादर फेमस वर्क सूत्र अलंकार, ठीक है ना। तो अगर पूछता है जो सूत्र अलंकार है वो किसने लिखा है, तो वो भी अश्वघोष ने ही लिखा है। तो दो चीज़ें पढ़ी हमने इसमें इंपॉर्टेंट, एक तो बुद्ध चरित्र वो किसने लिखा है, अश्वघोष ने लिखा है कुषाण के टाइम पीरियड में, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है सूत्र अलंकार, वो भी किसने लिखा है, अश्वघोष ने लिखा है। लिटरेचर की बात करें तो एक और जो वासुमित्रा थे वो भी एक एमिनेंट बुद्धिस्ट
थे, ठीक है ना, हु प्रेसिडाइडेड ओवर द मोस्ट फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। जैसे कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, हर किसी को कोई ना कोई इसका प्रेसिडेंट बनता था, ठीक है। तो जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसमें जो वासुमित्रा होते हैं वो इस काउंसिल के मतलब प्रेसिडेंसी करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर होते हैं कनिष्क के कोर्ट के। द रिनाउंड मेडिकल साइंटिस्ट ऑफ इंडियन एशियन चरक ऑल्सो बिलोंग टू द कोर्ट ऑफ कनिष्क, ठीक है। चरक के बारे में हमने गुप्ता पीरियड में भी पढ़ा था कि गुप्ता पीरियड में भी जो चरक होते हैं उनके कोर्ट में होते हैं, लेकिन उससे पहले वो कनिष्क के कोर्ट में भी काफ़ी टाइम तक रह चुके होते हैं, ठीक है। और जो चरक है एक तरह से कहेंगे हमें उस समय के ये मतलब मेडिकल फील्ड में ये साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। सो ही वॉज द ऑथर ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क ऑन मेडिसिन नॉन एज द चरक संहिता। तो मेडिसिन के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क लिखा रहा है इन्होंने, और जिस भी बारे में इन्होंने लिखा है, मेडिसिन के बारे में लिखा है इन्होंने, उसको बोलते हैं चरक संहिता, ठीक है ना। तो चरक संहिता के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो चरक ने हमें बताई है किस तरह से मेडिसिन का कौन सी मेडिसिन इंपॉर्टेंट है, कैसे बनती है। तो वो सब चीज़ें हमें जो चरक की जो चरक संहिता है उसमें पता चलता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है ये चरक का। और चरक कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन थे ये कनिष्क के कोर्ट के। ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश्ड वेरी वेल, ठीक है ना। तो कनिष्क के टाइम पे जो ट्रेड और जो कॉमर्स था वो बहुत ही अच्छे से फ्लरिश हो रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया किस चीज़ की कोई कमी नहीं थी, सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। सो द बाउंड्री ऑफ द वास्ट एम्पायर वॉज एक्सटेंडेड इन द नॉर्थ वेस्ट अप टू द रोमन एम्पायर, चाइनीज एम्पायर एंड द पार्थियन एम्पायर। तो इनकी जो बाउंड्री थी वो नॉर्थ वेस्ट के साथ साथ पूरी रोमन एम्पायर तक बिल्कुल इनकी अच्छा सब कुछ चल रहा था। चाइनीज एम्पायर से लगती थी, पार्थियन एम्पायर से इनकी बाउंड्री शेयर होती थी, तो सबसे इनका ट्रेड भी अच्छा चल रहा था, ठीक है। As the boundary was touching, the foreign land gateways were opened for the brisk trade with the foreign countries. तो जैसे कि मैंने कहा इनकी जो बाउंड्री थी इनके एम्पायर की वो इन सब बाकी जो दूसरे जो एम्पायर थे उनसे लग रही थी, तो इसीलिए जो उनका ट्रेड था वो भी उनके साथ काफ़ी अच्छा था। जो प्रीशियस स्टोन होते थे, पर्ल, सिल्क, आइवरी, परफ्यूम, ठीक है ना, और जो स्पाइसेस वगैरह होती थी वो ज़्यादातर मेन ऐसे आर्टिकल्स थे जिनको एक्सपोर्ट किया जाता था, क्योंकि इंडिया में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। गोल्ड, सिल्वर, वाइन, लग्जरी जो गुड्स होते थे उनको जनरली इंपोर्ट किया जाता था, ठीक है ना। जो गोल्ड सिल्वर है वो इंडिया में इतने नहीं थे उस समय, तो ये जो चीज़ें होती थी ये बाहर से मंगवाई जाती थी इंडिया के अंदर, तो इसीलिए तो इंडिया में इतनी सारा गोल्ड सिल्वर सब इकट्ठा हो गया। प्रिंसिपल आइटम ऑफ एक्सपोर्ट, और क्या चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती जिसमें आपका सिल्क है, जो एक फैब्रिक होते थे, फैब्रिक बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं इंडिया के, ठीक है ना। आर्मर होते थे, परफ्यूम्स, ड्रग्स, ज्वेलरी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, तो कुछ और आइटम्स होते थे जिनको एक्सपोर्ट किया जाता था। मतलब जैसे भी उस समय जो भी चीज़ें थी इंडिया में जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते थे उनको एक्सपोर्ट किया जाता था, जो चीज़ें यहाँ पर कम थी उनको इम्पोर्ट किया जाता था। जो सिस्टम था उस समय, जो बार्टर सिस्टम था तो पूरी तरह से डिसअपियर नहीं हुआ था। बार्टर सिस्टम क्या था कि सामान के बदले सामान दिया करते थे, तो पूरी तरह से वो चीज़ें ख़त्म नहीं हुई थी। लेकिन हाँ, कॉइन का भी काफ़ी हद तक यूज़ देखा गया है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, और जो कॉइन का जो यूज़ था वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में फैमिलियर भी हो चुका था। ऐसा नहीं था कि कोई नई चीज़ थी उनके लिए ये। जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वैल्यू थी एक्सचेंज वॉज द कॉपर कॉइन, ठीक है ना। उसको क्या बोलते थे, उसको जो कॉइन, उस कॉइन का भी मतलब कॉपर कॉइन का भी नाम था, ठीक है ना। और उसका जो वेट था वो 146 जो ग्राम है वो हुआ करता था, ठीक है ना। जो सिल्वर का जो कॉइन था, ठीक है, उसको क्या बोलते थे, पुराण बोलते थे या धरना बोलते थे, एंड वॉज लिटिल मोर देन 58 ग्राम, ठीक है ना। और वो कहीं ना कहीं थोड़ा 50 कॉपर से थोड़ा ज़्यादा होता था, ये 58 ग्राम थोड़ा ज़्यादा होता था वो, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप इसको सही कर लेना, ठीक है। तो ये आपके उस समय कॉपर के कॉइन चलते थे और सिल्वर के कॉइन चलते थे, ठीक है। तो कॉइन से कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि जो ट्रेड था वो बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि किसी भी स्टेट में पुराने ज़माने की बात ये थी अगर कॉइन आ रहा है तो मतलब ये था कि वहाँ पर जो चीज़ों का जो लेन देन है वो काफ़ी अच्छे बेहतर ढंग से चल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर कॉपर कॉइन भी चलाए गए थे जिनको ये अशपाना बोलते थे, ठीक है। अगर मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो यहाँ पर उस कॉपर कॉइन को, जैसे मैंने आपको बताया, ये कहा जाता था, और सिल्वर के भी कॉइन चलते थे, ठीक है, जिसको पुराण और जो धरना है वो कहा जाता था, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ट्रेड भी काफ़ी अच्छा था उनके टाइम पर। जो वेट था, जो रिलेटिव वैल्यू थी कॉइन की, ठीक है ना, वो हर जगह सेम नहीं थी। वो आपको डिफरेंट पार्ट्स में आप देखोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगी कॉइन की। मोर ओवर कॉइन वर नॉट मच इन यूज़ एक्सेप्ट इन वेरी बिग टाउन्स, ठीक है। तो जो कॉइन वगैरह थे वो ज़्यादातर उस समय जो बड़े बड़े जो टाउन्स होते थे उन्हीं में से आपको ज़्यादा देखे गए हैं, ठीक है। जो यूज़ हुआ है, मतलब छोटी जगह पर भी होता था लेकिन जो ज़्यादा यूज़ है वो जो बड़े बड़े टाउन्स थे वहाँ पर। मनी वॉज लैंड फॉर बिजनेस एंड इंटरेस्ट वॉज पेड ऑन लोन। तो उस समय में जो लोन वाला सिस्टम था वो चलता था, लोगों के बीच में अपने बिजनेस के लिए जो मनी है उसको उधार लिया जाता था और वो भी इंटरेस्ट के तौर पर। The economic prosperity of the country was at high level and many arts, craft, occupation developed well. तो जो इकोनॉमी थी हमारे देश की उस समय वो बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरस थी, एक काफ़ी बड़े हाई लेवल पर थी। और साथ में जो क्राफ्ट का जो काम था, जो ऑक्यूपेशन था, दूसरे जो काम थे आर्ट के, क्राफ्ट के, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट वगैरह का जो काम था वो भी काफ़ी अच्छे से डेवलप हो रहा था। तो उस समय की जो मैं आपको कॉइन दिखाती हूँ, उस समय जो कॉइन थे वो कैसे चलते थे।
तो ये कुषाण के टाइम के कॉइन थे। इसमें से कुछ कॉइन आपको वो भी दिखाई देंगे जो हिंदू देवी देवता के कॉइन थे, कुछ आपको जो दूसरे जो धर्म के जो देवी देवता थे उनके भी कॉइन दिखाई देंगे। तो जैसे ये हमने पढ़ाई था कि कुषाण के टाइम पे हमें बहुत सारे ऐसे कॉइन मिलते हैं जिसपे अलग अलग धर्म के जो उनकी जो भी पूजनीय होते हैं उनकी इमेजेस को इस पर अच्छे से डिपिक्ट किया हुआ है। तो इसमें से ये 2 कॉइन है जो गोल्ड कॉइन थे, उस समय जो चलते थे, तो इस तरह के कॉइन हुआ करते थे। तो ये हमारा जो पूरा लेक्चर था ये कनिष्क की जो बायोग्राफी थी, हमने इसमें कनिष्क की बायोग्राफी भी जानी और साथ में जो भी उनसे रिलेटेड जितने भी जो वर्क थे उनका जो एम्पायर था उसको भी हमने अच्छे से पढ़ा। लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें से। सबसे ज़्यादा जो गोल्ड के जो कॉइन थे प्योर फॉर्म में वो किसने इशू कराए, तो वो कनिष्क ने ही कराए हैं। कौन सा अशोक के बाद कौन सा ऐसा रूलर आता है जो बौद्ध धर्म को फैलाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो कनिष्क था। ठीक है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे किसका रूल चल रहा था, तो वो भी कनिष्क था। ठीक है, किसने उसको, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो वासुमित्रा थे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है काफ़ी सारे, जो कुषाण एम्पायर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस लेक्चर को एक बार देखिए चाहे 2 बार देखिए, आपको समझ आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आपको किसी और दूसरी इंपॉर्टेंट बायोग्राफी के साथ मिलते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।